Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. आप सभी को पता है कि हम सब लोग विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है उसको हम साथ में पढ़ रहे हैं। आप सभी की बहुत पॉपुलर डिमांड थी जिसको हम पूरा कर रहे हैं। इसमें पॉलिटी सेक्शन को हम खत्म कर चुके हैं जिसकी 2 वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस को भी हमने 2 वीडियोस के अंदर खत्म किया है, वो आप देख सकते हैं। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए इकोनॉमी वाला सेक्शन जो उसको स्टार्ट करते हैं, ये शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 3 वीडियोस में लग सकती है, ठीक है। और कल से हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत जल्दी जो है सल्टा दें, हार्डली 2 दिन में पूरा नवंबर कंप्लीट कर दें और हम आगे चलेंगे अक्टूबर के महीने। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक जो है वो है आपके पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो यहां से आपके पास आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टार्ट करें। ठंड वंड लग रही है तो कॉफी पी लो और टेबल चेयर पर बैठ जाओ। अच्छा, एक और चीज, काफी बच्चे मेरे वीडियोस को खाना खाते हुए देख रहे हैं, वॉक करते हुए सुन रहे हैं, जैसे कि मैं कोई गाना गा रही हूँ, या फिर ये कहीं पे भी किसी से बात करते हुए देख रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब है कि आपके पास एक फैसिलिटी है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बच जाए। आप घर से किसी इंस्टीट्यूट जो है, आप मेट्रो में टाइम वेस्ट ना करें, ऑटो में टाइम वेस्ट ना करें, लोकल ट्रेन में टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत ही इनफॉर्मली और टाइम वेस्ट करते हुए इसको यूज कर रहे हैं। तो चुपचाप से अपना पेन पेपर उठाओ, टेबल चेयर पर बैठो, सर्दी लग रही है तो स्वेटर पहनो, 2 पहनो, 3 पहनो, बट बी फॉर्मल, बी ऑन द डिसिप्लिन मोड। दैट्स ऑल आई कैन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई फीचर है यूपीएससी एग्जाम के लिए, वो आपको चाहिए डिसिप्लिन, परसिवियर। तो वो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, क्योंकि जैसे ही हम पूरी ये आईएएस की मैगजीन को खत्म कर देंगे, हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें ना पीडीएफ मैं देखूंगी ना पीडीएफ आप देखोगे, ऑन द स्पॉट लेक्चर के अंदर आंख बंद करके सारे टॉपिक्स आपको याद करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। एक सेकंड दीजिए आप मुझे। ओके, so here my tab is ready to go. All right, so first topic is digital public infrastructure. As I always mention, वर्ड्स को तोड़ के पढ़ो तब समझ आ जाएगा। पहला टॉपिक आपको है, पहला वर्ड है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको सरकार ओन कर रही है, यानी पब्लिक उसको यूज कर सकती है, वो है आपके पास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब यहाँ पे डिजिटल वर्ड यूज कर दिया गया है, यानी ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजिटल मोड के बारे में बात करता है, यानी जिससे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, आप पीपल फ्लो कर सकते हो, ह्यूमन टू ह्यूमन मूवमेंट कर सकते हो अपनी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, करेक्ट। तो एनी डिजिटल मोड ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का सेगमेंट आप पढ़ते हो, उससे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, जीएस पेपर 3, ठीक है। तो अब ये न्यूज में क्यों आया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 इंडिया लेड इनिशिएटिव जो है उनको लॉन्च किया। एक है आपके पास ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, और एक है आपके पास सोशल इम्पैक्ट फंड ड्यूरिंग द वर्चुअल G20 लीडर समिट। क्या बोल रहा है कि जो वर्चुअल G20 लीडर समिट है, वहां पे 2 इंडिया लेड इनिशिएटिव जो है उनको लाया गया। पहला था ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, दैट इज द GDPIR, और एक है आपके पास सोशल इम्पैक्ट फंड। अब ये क्या है, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, पहले इस पे आ जाते हैं G20 लीडर्स समिट के बारे में, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो हमको यहाँ पे होश में आना चाहिए कि ये है क्या। अभी क्या हुआ कि कुछ समय पहले G20 की यहाँ पे समिट हुई, तो समिट के अंदर कुछ कुछ कंक्लूजन्स हुए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या था, अफ्रीका को G20 ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, यानी कि इंडक्शन, और वी कैन से दैट एडिशन ऑफ अफ्रीका इन द G20 मेंबरशिप। तो लॉजिकली G20 अब G20 रहा नहीं है, वो G21 बन गया है।
बिकॉज वो क्या रहा था कि G20 एक बड़ा ग्रुपिंग है, इट कंट्रीब्यूट्स लॉट इन द जीडीपी, इनके सारे जो मेंबर्स हैं, तो इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, यानी कि एक यूरोपियन संघ खुद था और 5 कंट्रीज तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में से आ रही थी, तो उनका जो काम है, उनका जो काम नहीं, उनका जो आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा था, जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ बोल सकते हैं। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं बायसनेस जो है थोड़ा सा दिखता था। तो अब यहाँ पे मोदी जी ने आवाज उठाई, और भी काफी देश है जिन्होंने आवाज उठाई और बोला कि यहाँ पे ग्लोबल साउथ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और यही एक रिजल्ट था कि जो अफ्रीकन यूनियन है यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ। दूसरी चीज यहाँ पे हुई, एक नया कॉरिडोर बना जिसको यहाँ पे स्पाइस कॉरिडोर भी बोला जाता है। ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है। देन यहाँ पे बात हुई थी अबाउट द दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, किसके बारे में यहाँ पे बात हुई, अबाउट द दिल्ली डिक्लेरेशन। और फोर्थ यहाँ पे बात हुई है डिजिटल सर्विसेज को लेके, दैट इज डिजिटल सर्विसेज एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसको लिख लीजिएगा। और भी काफी काफी यहाँ पे चीजों के बारे में बात हुई थी। हमारा फोकस है दिल्ली डिक्लेरेशन, दैट इज डिजिटल सर्विस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो बेसिकली ये क्लियर हो गया कि G20 मीटिंग हुई थी और जहाँ पे बहुत सारे आउटकम्स हुए थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट आउटकम था अफ्रीका को यहाँ पे ऐड किया गया, एक स्पाइस इकोनॉमिक कॉरिडोर बना मिडिल ईस्ट और इंडिया के यहाँ पे कनेक्ट करते हुए, और उसी के अंदर डिजिटल सोर्सेस, डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देने की बात करी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इनिशिएट करने, उसको इंक्रीज करने, एक्सपेंड करने की यहाँ पे बात करी गई। तो इसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, इसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए मोदी जी ने दो इंडिया लेड इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किए। एक है आपके पास ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, और एक है आपके पास सोशल इम्पैक्ट फंड। अब यहाँ पे उनका कंपैरिजन दिया, लेकिन पहले हम ये बात करेंगे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए, जो कि सरकार ओन कर रही है, डिजिटल मतलब डिजिटल से रिलेटेड। अब इसको थोड़ा थियोरेटिकली देख लेते हैं, दैट इट इज अ सेट ऑफ अ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम जो कि सिक्योर है, interoperable है, built on the open standards and specifications to deliver and provide equitable access to the public or private services at societal scale। अब इसको बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे डिजिटल का मतलब, पब्लिक का मतलब और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब। डिजिटल जो है उससे क्या होगा, इट विल इनेबल द रिमोट पेपरलेस प्रेजेंस लेस सर्विस डिलीवरी, यानी कि ऐसी सर्विसेज को आप डिलीवर कर पाओगे जो कि रिमोट एरिया तक भी पहुंच पाएगी, दूर दराज तक के एरिया तक भी पहुंच पाएगी, गांव तक भी पहुंच पाएगी। पेपर वर्क ज्यादा नहीं होगा, सब कुछ आप एक ऐप के थ्रू सेकंड्स में कर पाएंगे। जैसे कि डिग्गी लॉकर है, पहले आपको जगह जगह जहां पर भी आप जाते थे, आप एक डॉक्यूमेंट फाइल को जो है साथ में एक ढो के साथ में चल रहे होते थे, बट नाउ यू हैव डिग्गी लॉकर, आप उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। यू विल हैव मोर एसेस, ज्यादा से ज्यादा आपको चीजों को लेके एसेस मिलेगा। डिजिटल रेल रोड, यानी कि आप टिकट बुक कर सकते हैं, IRCTC में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आप यू कैन ऑर्डर योर फूड बाय जस्ट फोन ऑन द रेल्स एज वेल, लाइक कहीं पे भी। तो दिस इज अबाउट डिजिटल। पब्लिक का यहाँ पे मतलब है पब्लिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है नेशनल स्केल इनोवेशन को और ज्यादा इनेबल करेगा। ये एक तरह से ऐसी फैसिलिटीज बनाएगा, ऐसे यहाँ पे सोर्सेज क्रिएट करेगा विच विल एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ द डिजिटल सोल्यूशन। इकोसिस्टम लेड इम्प्लीमेंटेशन, इकोसिस्टम लेवल का जो इम्पैक्ट है यहाँ पे हम देखेंगे। तो की पिलर्स क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे की पिलर क्या है, ओपन इंटरऑपरेबल एक्सटेंसिव स्केलेबल टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। Robust governance framework with a transparent legal framework, data protection mechanism, grievance, redressal, protection of intellectual property। IPR देखो, मतलब मेरे अभी तक इस विजन आईएएस के ना 4 वीडियो मैंने डाले हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आए, बहुत सारे व्यूज आए,
लेकिन मैंने उस वीडियो में बीच बीच में इतने क्वेश्चन पूछे हैं, किसी ने भी उसका जवाब कमेंट सेक्शन में नहीं दिया। या तो मतलब आपको समझ नहीं आया, या फिर आपकी पास नहीं पढ़ने वाली। मतलब जो बच्चा यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहा है, तो पार कैसे पड़ेगी? सिर्फ ये गानों की तरह इसको सुनो मत, कोशिश करो कि इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाए। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके जवाब लिखिए आप कमेंट सेक्शन में। जितना ज्यादा एक्टिव होगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, देख फाउंडेशन जो एलिमेंट्स है वो क्या है कि देखो 3 एलिमेंट पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। एक आइडेंटिटी पे, एक पेमेंट, और थर्ड हो जाएगा डेटा एक्सचेंज। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको डिजिटल फॉर्म में जो है सेव कर सकते हो, जैसे कि डिजिटल आईडी जो सिस्टम होता है। फिर अगर आप पेमेंट के बारे में बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल यूपीआई सिस्टम है, आप सारे पेटीएम स्कैन कर सकते हो, जीपी से आप स्कैन कर सकते हो। और डेटा एक्सचेंज आप कर सकते हो थ्रू द कंसेंट बेस्ड डेटा एक्सचेंज। और ये सब इंडिया जो है आपके पास पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने तीनों काम किए विद द हेल्प ऑफ इंडिया स्टेट, जो कि एक एप्लीकेशन है। इट इज एन एप्लीकेशन जिसमें आपके पास आधार है फॉर आइडेंटिटी, पेमेंट के लिए यूपीआई है, एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए डिजी लॉकर है अकाउंट एग्रीगेटर से डेटा एक्सचेंज करने की। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ग्लोबल साउथ जैसी कंट्रीज के लिए? सबसे पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किन चीजों में मदद करेगा? दैट इट विल हेल्प टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। जिसके देखो आज की डेट में जो ऑलरेडी मैकेनिज्म के में कुछ आपको इंफॉर्मेशन डिले हो रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन जो है लीक हो रहे हैं, टारगेट के एरर आ रहे हैं, तो ये जो आपके पास लूप होल्स है ना, उससे बाहर निकलने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा। इवन आज के बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो कि विमेन को एक्सक्लूड करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को एक्सक्लूड करते हैं। फार्मर्स ले लीजिए, आप गरीब ले लीजिए, पॉवर्टी वाले लोग ले लीजिए, तो वहां पे ये सिस्टम पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन डिजिटल सिस्टम ऐसा है कि वहां तक बैठे बैठे उन लोगों तक आप पहुंचा पाओगे। रेजिलियंस, पब्लिक इमरजेंसी जैसे कि कोविड-19 है, नेचुरल डिजास्टर है, इनके टाइम पे ऑब्वियसली एक ये क्या करेगा, अनइंटरप्टेड सर्विस देने की बात करेगा, रिमोट असिस्टेंस यहाँ पे करवा पाएंगे। Then let's talk about the sovereignty. Centralized decision making and legacy software restrict the countries from imagining the new digital solutions. So DPI are open and interoperable, which offers countries the autonomy and flexibility to plan, design, and implement their digital system. इनोवेशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे आना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स जो है वो भी यहाँ पे होंगे। अब इस पूरी कहानी में इंडिया का क्या रोल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करने के लिए? हम क्या बात कर रहे हैं, G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की दुनिया भर की जगह से यहाँ पे कंट्रीज आई थी। वहां पे अगर मोदी जी 2 इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, तो मतलब इंडिया का रोल क्या है कि ग्लोबल लेवल पे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करें? सबसे पहले आइडेंटिटी सिस्टम इंडिया ने क्या स्टार्ट किया आपके पास, दैट अपने यहाँ पे ट्रिपल आईआईटी जो है बैंगलोर के अंदर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी, उन्होंने मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया है। इससे क्या होता है, दे हेल्प अदर कंट्री सेट अप द आधार लाइक सिस्टम। इंडिया के अंदर आधार का सिस्टम चालू हो रहा है, आधार जैसे सिस्टम बनाने के लिए बाकी कंट्रीज को मदद मिली, उसके लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म जो है चालू किया ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर। कम से कम 10 कंट्रीज से ज्यादा, चाहे श्रीलंका हो या लेना हो, इन सभी ने इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक पार्टिसिपेट जो है, इनिशिएशन जो है वो किया है। पेमेंट लिंकेजेस की अगर बात करते हैं, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद द वेरियस नेशंस टू एक्सटेंड द रीच ऑफ इट्स यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, यूएई, फ्रांस एक्सेट्रा। G20 कॉन्सेंसस, इस पर इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, तो G20 के जो लीडर थे वो एक कंसेंसस पे आ पाए रिगार्डिंग अ प्रमोशन एंड अडॉप्शन ऑफ द डीपीआई फ्रेमवर्क। देन ऑल्टरनेटिव मॉडल, it offer an alternative model to the traditional big tech approach, emphasizing the public ownership and control of critical infrastructure. Then, One Future Alliance. India proposed a One Future Alliance for building capacity, technical assistance, and funding support for implementing in the LMI. ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अब पूरा आपको ये जो कहानी समझ आ गई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो अब हम बात कर लेते हैं दो चीजों के बारे में जो कि इंडिया लेड इनिशिएटिव है, जो कि मोदी जी ने अनाउंस किए हैं। पहला GDPIR,
दैट इज ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, और दूसरा है सोशल इम्पैक्ट फंड। ये जो GDPIR है, ये किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। मैं बार बार कह रही हूँ, मिनिस्ट्रियां इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्रीज काफी बार पूछ ली जाती है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, इसके लिए जो मिनिस्ट्री लगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की लगी है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इसको डेवलप करने का? टू ब्रिज द नॉलेज गैप in the choices and methods required for design, construction, deployment and governance of DPI. Constituents यहाँ पे क्या हो सकते हैं? Showcases the information in a standardized format from countries and organizations that have developed the DPIs at scale, incorporating the elements such as majority scale, source code, governance framework. और social impact fund, ये government-led multi-stakeholder है to fast the DPI implementation in the global south. It offers a platform for all the relevant stakeholders to contribute to this fund and help accelerate the achievement of sustainable development goals. तो यहाँ पे आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और G20 के इंपॉर्टेंट आउटकम्स पता होना चाहिए, और G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप G20 के मेंबर कंट्रीज याद नहीं रखते हैं तो आई थिंक इट इज अ बिग बिग रिस्क यू आर टेकिंग, बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है काफी बार बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनके मेंबर्स जो है वो कौन कौन है। अब हमारे अगले दो टॉपिक, एक है ग्लोबल डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और हमारा जो तीसरा टॉपिक है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। इनको हम थोड़ा सा कंबाइंड करके पढ़ते हैं, है ना? क्या टॉपिक है? एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया, और ये वाला टॉपिक है आपके पास दैट इज ग्लोबल डेप्थ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये दोनों ही टॉपिक आप स्टैटिक पोर्शन में जब इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड वाला जब चैप्टर पढ़ते हो जिसमें आप फॉरेक्स वगैरह पढ़ते हैं, ये उससे रिलेटेड है, तो हम इनको कंबाइन पढ़ेंगे। यानी कि पहले थोड़ा सा जो बेसिक है फॉरेक्स को लेके या फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेके जो थोड़ा सा बेसिक है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीजें जो है वो समझ आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें होती है, सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें होती है इंटरनेशनल के अंदर। हम यहाँ पे एक तो यहाँ पे कलर नहीं बैठ पा रहा है, एक सेकंड, ओके। तो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट इज द सॉरी ओके एक्सचेंज रेट के बारे में, और दूसरा यहाँ पे हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। पहला है एक्सचेंज रेट और दूसरा है आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? पहला क्या है आपके पास एक्सचेंज रेट और दूसरा हो जाएगा आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो थोड़ा से मिटाने में ना दिक्कत होती है, टाइम लग जाता है, उसका कुछ करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट के बारे में। किसके बारे में? एक्सचेंज रेट के बारे में। इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, मतलब हम लोग गुड्स को इंपोर्ट भी करते हैं, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वी एक्सपोर्ट एज वेल। दैट मीन्स वी आर एन ओपन इकोनॉमी। एंड ऑब्वियसली ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए पेमेंट तो हो रहा होगा। अरे भाई, अगर मैं कोई बॉटल अमेरिका में बेच रही हूँ तो मुझे वो पेमेंट तो करेगा ना, या फिर मैं चाइना से कुछ खरीद रही हूँ तो मैं उसको पेमेंट करूंगी कि नहीं करूंगी? तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है इसका कहीं ना कहीं पेमेंट हो रहा होगा। और आज के समय में डॉलर जो कि एक अमेरिकन करेंसी है वो बहुत पावरफुल है, तो जनरली जब भी हम यूनिट के बारे में बात करते हैं वो यहाँ पे होती है डॉलर का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो मेरे पास क्या होगा?
एक्सपोर्ट बोले तो मैं चीजें बेच रही हूँ दूसरी कंट्री में, जब बेच रही हूँ तो मेरे पास वो पेमेंट करेगा, मेरे पास पैसा आएगा, और किसमें, डॉलर में आएगा। तो आएगा डॉलर, यानी कि डॉलर का हो रहा है इनफ्लो। और अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, किसी से चीजें ले खरीद रही हूँ, तो मैं उसका पेमेंट करूंगी, डॉलर में करूंगी, यानी कि आउटफ्लो ऑफ द डॉलर। तो जब हम बात कर रहे हैं कि मैं डॉलर इनफ्लो कर रही हूँ, यानी मैं चीजें एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ये एक रीजन हो सकता है। या फिर बाहर, मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिससे हमारे देश के पास डॉलर का इनफ्लो हो रहा है। पहला, या तो मैं गुड्स और सर्विसेज को बेच रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ। दूसरा, बाहर के जो देश है वहां से टूरिज्म आ रहा है मेरे पास, बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो घूमने आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, वो अपनी करेंसी लेके आएंगे। रेमिटेंसेस हो सकते हैं, एफडीआई है, ये सब हो सकता है। तो सच सपोजिट कंडीशन जो है जिससे आपके पास डॉलर जो है उसका आउटफ्लो आप मान सकते हो। अब ये पूरी कहानी हमने क्यों पढ़ी, यहाँ पे मैंने कहा कि डॉलर का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, यानी एक मेरे पास है डोमेस्टिक करेंसी, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, एक मेरे पास है डोमेस्टिक करेंसी और एक मेरे पास है फॉरेन करेंसी। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी है और मेरे पास फॉरेन करेंसी है। तो डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। फॉरेन, अरे भाई मैं अमेरिका जाऊंगी तो मेरे पास तो रुपया है, तो रुपये को पहले मुझे डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां पे घूम पाऊंगी, वो तो डॉलर में पेमेंट लेगा बंदा। अगर यहाँ कोई घूमने आ रहा है, ये अपने कहाँ से घुमाए, चलो उनको जापान से कोई आ गया, चाइना से कोई आ गया और वो घूमने आ रहा है यहाँ पे, तो उसको समोसा खाना है तो उसको तो 10 रुपए देना पड़ेगा भाई, उनकी करेंसी नहीं चलेगी। तो जब भी यहाँ पे इधर उधर जाना होता है तो डोमेस्टिक करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी में बदलेगी और फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी में बदलेगी। कहाँ पे होगा ये सारा काम, मार्केट में। कौन सा मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। कौन सा मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, समझ आया। यानी द कन्वर्शन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसी, ये कहां पे हो रहा है आपके पास, फॉरेक्स मार्केट के अंदर हो रहा है, जहां पे फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज होता है, जिसको पॉपुलर, इसका जो नाम है उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, यहाँ का फॉरेक्स है। ठीक है, इसका जो पॉपुलर नाम हम यहाँ पे यूज करते हैं वो यहाँ पे नाम हो जाता है आपके पास कि ये क्या है, आपके पास फॉरेक्स मार्केट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब आप पूछोगे कि ठीक है, आपने कह दिया कि भाई $1 का 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ कहीं पे, मैंने करवा लिया एक्सचेंज, वो बंदा कह रहा है कि $1 का 50 रुपया लगता है। तो भाई 50 रुपया लगता है, ये किसने बताया, किसने बताया, मतलब ये सपना आया था, लाइक हु टोल्ड, कैसे डिसाइड हुआ। मैं तो कह रही हूँ कि नहीं, मुझे तो वो चाचा जी ने कहा था कि $1 का, मुझे तो 100 रुपया लगा। बुआ कह रही है मैं तो उल्लू बन गई, मतलब $1 मतलब मैंने तो पता नहीं कितना रुपए दे दिया, 200 रुपए दे दिया। तो ये सब कहाँ डिसाइड हो रहा है और कैसे डिसाइड हो रहा है, समझ रहे हैं आप, लाइक हाउ इट इज डिसाइडेड। तो तीन तरह के यहाँ पे क्या होता है, फॉरेक्स होते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं, पहले हम थर्ड वाले टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, ये देखो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि हमारे पास 3 तरीके के एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होते हैं। रेट मतलब किस रेट पे एक्सचेंज होगी दो करेंसी, उसके 3 तरीके के आपके पास यहाँ पे होता है। पहला तरीका होता है आपके पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा तरीका आपके पास होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और तीसरा तरीका आपके पास होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो देयर आर थ्री determining process or method for the exchange rate. The number one is the fixed exchange rate. Number two is the flexible exchange rate. And number three is your managed exchange rate. ये क्लियर है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, जो फिक्स, मतलब बहुत बहुत कान खोल के सुन लीजिएगा, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई, अपने यहाँ पे,
वो इंटरफियर करता है। मान लो आपकी रेट है कि $1 बराबर 10 रुपया, ये अभी करंट रेट चल रही है, $1 बराबर 10 रुपया। बट अब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ सम रीजन या फिर एक्सटर्नल शॉक की वजह से जो डॉलर है इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो कि करंट प्राइस है $1 से आपको 10 रुपया मिल रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन डॉलर जो है उसकी प्राइस बढ़ गई, है ना। तो अब डॉलर की प्राइस बढ़ गई, मतलब कैसे, मान लो कि अमेरिका कह रहा है कि मैं ये ना 1 साल फ्री में पढ़ाऊंगा, तो इंडिया से लाखों बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, अब तो उनको डॉलर तो चाहिए होगा ना। तो सब इंडिया के आरबीआई को, बैंकों को बोलेंगे कि भाई ये लो पैसे, लो पैसे लो, ये 10 रुपए लो और मुझे $1 दे दो, ये 10 रुपए लो, मुझे $1 दे दो। तो ऐसे तो डॉलर खत्म हो जाएगा इंडिया में, इंडिया का डॉलर तो खतरे में आ गया ना। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पे ये डॉलर तो भाई डेंजर में, मेरे कंट्री की जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज का जो मनी रिजर्व है, उसमें डॉलर तो डेंजर में आ रहा है, खत्म होने को आ रहा है। तो आरबीआई क्या करेगी, कहेगी कि भाई $1 ना के लिए 10 रुपया नहीं, आप दो मुझे $100 भाई, तब जाके $1 दूंगा। मतलब आरबीआई ने यहाँ पे रुपी की जो वैल्यू है उसको घटा दी। आप इस चीज को समझे, यहाँ पे देख लीजिए, हमने कहा कि $1 बराबर 10 रुपया था इनिशियल, बिकॉज ऑफ सम रीजन डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो इंडिया का जो फॉरेक्स है वो आया खतरे में, सारे ही लोग डॉलर लेके जाएंगे तो डॉलर खत्म हो जाएगा, हमको तो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। तो आरबीआई यहाँ पे इंटरफेयर करती है, कहती है कि भाई $1 बराबर अब 10 रुपया नहीं, कम से कम $100 लगेगा। तब थोड़ा सा ऐसे दिक्कत होगी कि यार, मतलब पहले तो था कि ये लो 10 रुपया, आप $1 दे दो मुझे, अब लगे कि यार ये तो $100 मांग रहा है, तब जाके $1, मतलब मजा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, छोड़ते हैं, है ना। तो इस तरह से आरबीआई इसको क्या करता है, बैलेंस आउट करता है। तो यहाँ पे ये आपके पास जो बैलेंस आउट है वो किसने किया है, आरबीआई ने किया। ठीक, कैसे किया उसने, मनी की वैल्यू को डी वैल्यू कर दिया, डी मनी की वैल्यू को कम कर दिया। आई रिपीट, मनी के वैल्यू को कम कर दिया, किसने कर दिया, आरबीआई, ऑफिशियली किया। तो जब हम डी वैल्यूएशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, क्या, जब हम डी वैल्यूएशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो होता है ऑफिशियली मनी के वैल्यू को घटाना, ऑफिशियली मनी के वैल्यू को घटाना। लेकिन जब ऑफिशियली नहीं होता है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अपने आप हो जाता है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफिशियल है, डेप्रिसिएशन मार्केट के हिसाब से अपने आप से होता है। ये हमने क्यों सीखा भाई, ये हमने इसलिए सीखा क्योंकि जो पहला मेथड है दैट इज द फिक्स एक्सचेंज रेट, इसमें क्या होता है, जो करेंसी की जो वैल्यू है वो फिक्स की जाती है बाय द सेंट्रल बैंक, बाय द सेंट्रल बैंक, आई एम सॉरी, ठीक है, इट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब सेकंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सेकंड यहाँ पे आ रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें सेंट्रल बैंक इंटरफियर नहीं करता, मार्केट के अंदर जो डिमांड और सप्लाई का खेल चल रहा होता है उसके बेसिस पे अपने आप से मनी का जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो जाता है। अब आप बोलोगे मैडम ये तो मतलब बहुत वाहियात चीज बोली आपने, मार्केट तो बहुत डायनामिक है, बहुत वॉलेटाइल है, आज और कल में ही प्राइस में डिफरेंस आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए इंडिया के अंदर चलता है मैनेज एक्सचेंज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट, मतलब ये इन दोनों का बैलेंस फॉर्म है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइमरीली तो मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करती है, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ दिखती है तो सेंट्रल बैंक वहां पे ओकेशनली क्या करता है, इंटरवियर करने लग जाता है, क्या करता है, इंटरवियर करने लग जाता है। कैसे, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, बेचने लग जाएगा, खरीदने लग जाएगा और इस तरह से उसको इंटरवियर करके वो उसको बचा लेगा। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें,
फिक्स एक्सचेंज रेट का जो ईरा है उसको हम समझते हैं। 1947 से 1971 में, ये देखो एक और चीज मैं बताना भूल गई, जब भी मैं बोलती हूँ फॉरेक्स रिजर्व, जब भी मैं बोलती हूँ, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व यानी कोई भी कंट्री फॉरेक्स रिजर्व किन किन फॉर्म में रखती, तो पहला तो हो सकता है फॉरेन करेंसी, जैसे कि डॉलर्स हुई फॉरेन करेंसी। दूसरा है यहाँ पे मेरे पास गोल्ड। थर्ड है मेरे पास यहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्रॉइंग राइट। और चौथा है यहाँ पे रिजर्व फ्रेंच। चौथा क्या है? रिजर्व फ्रेंच ऑफ द IMF। आई रिपीट, इसको बहुत ध्यान से बात करिएगा और रट लीजिएगा। ये सिर्फ 4 चीजें आती है फॉरेक्स रिजर्व में। फॉरेन करेंसी है, आपके पास गोल्ड है, स्टैट्यूटरी ड्रॉइंग राइट्स है और रिजर्व फ्रेंच है। अब बात करते हैं कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है 1947 से 1971 का जो समय था, रुपी की जो एक्सटर्नल पार वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फिक्स करी गई थी विद द पाउंड स्टर्लिंग एज एन इंटरवेंशन करेंसी। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बस एक आपको नजर के बाहर करने के लिए इन्होंने लिखा है। 1971 में ब्रिटेन वुड सिस्टम के ब्रेकडाउन की वजह से जो फ्लोटेशन था ऑफ मेजर करेंसी, तो रुपी को लिंक किया गया था पाउंड स्टर्लिंग से। 1975 में रुपी वाज पैक्ड टू अ बास्केट ऑफ करेंसीज। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ इंडिया में 1991 में, एंड देन ये आप कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कंसेप्ट समझ तक यहाँ से एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया। तो 1993 से बहुत सारे मैकेनिज्म्स जो उनको अपनाए गए कि किस तरह से हम इफेक्टिवली मार्केट डायनेमिक्स को कैप्चर कर सकते हैं। Okay, that since 1993, several mechanisms have been tried to effectively capture the market dynamics for the exchange rate evaluation. Currently, NIR और REIR जो है उनको यूज किया जाता है। क्या? NIR और REIR, इस पे क्वेश्चन आया है, आई थिंक पिछले साल ही आया था NIR और REIR के बारे में। दैट NIR और REIR क्या है? बहुत इजीली इसको आप बोल सकते हो। सबसे पहला आप बात करेंगे NIR की, तो फुल फॉर्म है इसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और रियल हो जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इसको ना थोड़ा सा आपकी दुखती नस पे ना पैर रख के इसको समझाते हैं। आपने दिया मॉक टेस्ट, ले लिया आपने फॉरम आईएएस का एक मॉक टेस्ट लगाया पॉलिटी का, आपके आए भाई क्या बोले अब 200 में से 100 नंबर। ये आपने किया पहला टेस्ट, फिर आपने लगाया दूसरा टेस्ट, 200 में से 20 नंबर, और तीसरा टेस्ट 200 में से 40 नंबर। तो क्या पहले टेस्ट से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो कि भाई मेरे तो 100 नंबर आए हैं? आप क्या बोलोगे? तो एक ही मौके, एक दो और देख के देखो, तब पता चलेगा। दूसरे में 20, क्या आप डिमोटिवेट हो जाओगे? नहीं, क्या पता कोई मिस्टेक है, नेक्स्ट में देखते हैं। थर्ड में आपके पास वही, तो आप क्या करते हैं, एवरेज लेते हो कि भाई पहले मेरे 100 आए, 20 आया, 40 आया, तो इसको मैंने क्या किया, एक एवरेज ले लिया, तब देखता हूँ कि मैं पार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसमें भी आपके पास यही होता है कि आप क्या करते हो, अलग अलग जो है वेटेड एवरेज जो लेते हो प्राइस वॉलेटिलिटी के, और उसको मेजर करते हो। बट इसमें ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है उसको आप काउंट नहीं करोगे, यहाँ पे इन्फ्लेशन काउंट नहीं होगा। लेकिन रीड के अंदर हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बात की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन द अदर की वेरिएबल्स। ये मैं कुछ कुछ आपके ऊपर छोड़ूंगी क्योंकि हमने शुरुआत में जो तीनों मेथड्स पढ़े हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, और आपके पास डेप्रिसिएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन क्या होता है, इसके आधार पर आप खुद दिमाग लगा सकते हो। थोड़ा सा हिंट देंगे, यहाँ पे है इन्फ्लेशन। पहले आप थोड़ा सा ना न्यूज पढ़ लेते हैं। आई थिंक व्हाट वाज द न्यूज, या ये हमने सब क्यों सीखा, बिकॉज न्यूज में अभी क्या था कि इंडिया का जो रुपी वैल्यूएशन है अगेंस्ट द करेंसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैज सर्ज्ड टू अ नियर 2-year हाई ऑन द सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। तो ये बेसिकली इंडिया की जो करेंसी वैल्यू है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी कंट्री का अगर करेंसी वैल्यू अगर बढ़ता है
तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होगा। कैसे? क्योंकि आप जो कॉस्ट है, इंपोर्टेड गुड्स का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, बढ़ गई है। इंटरेस्ट देखो, एग्जाम्पल, when the country import the goods and services from other countries, इसको ना कभी भी थियरी में ज्यादा मत जाया करो। एक मिनट, क्या कर दिया मैंने? ओके, ठीक है, पेन ले लेते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, $1 बराबर आप दे रहे थे पहले ₹50, और यहाँ पे एक पेन जो था $1 में बिक रहा था। अब है आपके पास $1 बराबर ₹100। तो एक पेन अभी भी किसमें बिक रहा है, $1 के अंदर बिक रहा है। तो पहले एक पेन अगर आपको बाहर बेचना पड़ता था, अगर मैं इंडिया से बाहर पहले एक पेन बेच रही थी, इंडिया से बाहर पहले मैं एक पेन बेच रही थी, तो वो मुझे बदले में क्या दे रहे थे, ₹50 दे रहे थे। अब मैं वही एक पेन बेच रही हूँ, लेकिन वो मुझे ₹100 दे रहे हैं, लेकिन मेरी कॉस्ट तो उतनी है, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, है ना? तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। सेम थिंग, इसी एग्जाम्पल से आप सारी ये कंट्रीब्यूशन फैक्टर लगा सकते हो, इंटरेस्ट रेट के बारे में लगा सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, कैपिटल फ्लो और बिजनेस डिसीजन। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। कितना भी कुछ भी कर लो, जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में बहुत बड़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है। देखो आज ना बहुत अच्छा आर्टिकल आया द हिंदू के अंदर कि 2023 खत्म होने वाला है और 2024 जो एक नया साल आने वाला है, जबकि डर ये लग रहा है कि पिछले 2 साल से ज्यादा, चाहे वो कोविड का समय हो या फिर कुछ भी तरीके हो, आगे आने वाले 2024 जो है, राइटर का कहना है कि ये तो और ज्यादा डेंजर में लग रहा है, बिकॉज ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है आपके पास, मिडल ईस्ट जैसे कि आपके पास हमास हो गया, उनके बीच में जो टेंशन है, तो इनकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, यहाँ से आपके पास प्राइस में सीधा सीधा फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन में सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। दूसरा, स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और आपके पास इनकंसिस्टेंट ट्राइनिटी, किसका ट्राइनिटी में फ्री कैपिटल फ्लो की बात होती है, फिक्स एक्सचेंज रेट और सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी इनकी बात होती है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दैट इज द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक should coordinate the policies to maintain the stability. Example through the institutions, जैसे कि यहाँ पे है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, मेंटेनिंग द फॉरेन एक्सचेंज बफर, एडवोकेट अगेंस्ट द करेंसी मैनिपुलेशन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा थर्ड टॉपिक के ऊपर, मतलब जो हमने थर्ड पहले कर लिया, तो बचा हुआ टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, वो है आपके पास ग्लोबल डेट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। कि आपके पास जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पेन कहाँ गया? ओके, तो आपके हाथ में है ग्लोबल डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब ग्लोबल डेट को समझने से पहले यहाँ पे कहानी आप समझेंगे। फिर से हम यहाँ पे थोड़ा वर्ड्स पे फोकस करेंगे। एक है डेवलपिंग कंट्रीज और यहाँ पे डेट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। फिर से चलते हैं, आपका जो फॉरेक्स वाला चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक्स के स्टैटिस में आप पढ़ते हैं, आप करते हैं एक्सपोर्ट और आप करते हो इंपोर्ट। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास जो पॉलिसी होती है उसको हम बोलते हैं एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, एग्जिम पॉलिसी, दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी। अब कितना मैंने एक्सपोर्ट किया है, कितना मैंने इंपोर्ट किया है, इस सब का जो एक बही खाता होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने पास रखती है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी आप नेगेटिव में चले गए, यानी आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दी बहुत सारी चीजें और आपके पास बाहर से आया पैसा, तो ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया, लेकिन आपके पास अब उसको चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है नेगेटिव में चला गया, है ना? तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। तो वो हो जाता है आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। इंडिया ने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस 1991 में फेस किया था और बाद में फिर उसको ठीक करने के लिए एलपीजी की जो रिफॉर्म्स थे वो भी आया था। सेम चीज श्रीलंका के साथ हुई
उनने बहुत लंबे समय तक डेट की कंडीशन देखी। अब श्रीलंका के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ट्वाइन डेफिसिट क्लासिक एग्जाम्पल था ट्वाइन डेफिसिट का। ट्वाइन डेफिसिट का मतलब होता है कि आपके देश में फिस्कल डेफिसिट भी हो रहा है, आपके देश में फिस्कल डेफिसिट भी हो रहा है, प्लस जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है और कमा नहीं रही है, रेवेन्यू उनके पास नहीं हो रहा है ज्यादा। ये बोल सकते हो कि पुअर इकोनॉमिक डिसीजन है सरकार के। और ट्रेड डेफिसिट का मतलब है आपके पास एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, इंपोर्ट जो आपने किया उसका पैसा आप चुका नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो आपके पास एथनिक क्लैशेस है वो भी बहुत ज्यादा हुए। तो ये तो आपके पास था श्रीलंका का केस। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि श्रीलंका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी तरह से ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा ग्लोबल डेट की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, दैट इज पहले डेटा देखते हैं कि 30% जितने भी ग्लोबल पब्लिक डेट है वो सब डेवलपिंग कंट्रीज होल्ड कर रही है, जिसमें से 70% चाइना, इंडिया और ब्राजील का हिस्सा है। और 60% जो टोटल पब्लिक डेट टू जीडीपी डेवलपिंग का रेशियो होता है वो भी बढ़ गया है और 59 डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही है डेट टू जीडीपी रेशियो। कमेंट में आप लिखेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे अब राइटर क्या कह रहा है दैट डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका डेट बढ़ता जा रहा है। दे ऑफन इनकर अ डेट टू फंड द लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपनी अपनी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है तो वहां पे वो प्रोजेक्ट्स करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती है, रोड्स बना रही होती है, रेलवेज बना रही होती है, उनके लिए वो बाहर से पैसा लेती है, फंड लेती है, लोन लेती है, उसको वो चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अ वर्ल्ड ऑफ डेट, a growing burden to the global prosperity finds the global public debt reached an all-time high of $92 trillion in 2022 from $17 trillion since 2000. Now, reasons for the growing debt of the developing countries. पहला कि आप जो फंड है उसका हायर कॉस्ट दे रहे हो। देखो, अगर कोई मुझे कहता है कि मैडम मुझे ना 1 लाख रुपए उधार दे दो, तो मैं क्या उसमें भाईचारा दिखाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले देखूंगी कि भाई क्या ये कमा रहा है, क्या इसकी टाइम टू टाइम सैलरी आ रही है, क्या ये अपनी कैपेसिटी रखता है कि क्या ये मेरे 1 लाख रुपए समय पे चुका पाएगा, राइट? तो देर आर मेनी थिंग्स जो मैं देखती हूँ। और अगर नहीं चुका पाया तो क्या चीज इसकी मैं ले सकती हूँ, करेक्ट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये सेम होता है। डेवलप्ड कंट्रीज जो है थोड़ी सी स्टेबल है फाइनेंशियली, तो अगर उनको कोई लोन देता है तो ठीक है वो कम इंटरेस्ट रेट पे देता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को अगर कोई लोन देता है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पे मोर रिसोर्सेज टू द पे इंटरेस्ट और फाइनली वो प्राइवेट क्रेडिटर्स पे जाके डिपेंड हो जाते हैं इन सब के लिए। और बाकी और फैक्टर्स देखें तो कोविड 19 पैंडेमिक के बाद चीजें बदली गई है। डेट रैप और डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, लिमिटेड सोर्सेज। तो इससे कंसर्न क्या आ रहा है? इशू ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी। द बर्डन ऑफ डेट पुशेस देम to borrow from more expensive sources, increasing their vulnerabilities and making it even harder to resolve the debt crisis. Decreased development spending hampers the sustainable development, political social turmoil, global financial stability. तो आप क्या कर सकते हो वे फॉरवर्ड में? इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, प्रोवाइड लिक्विडिटी, यानी कि आप टाइम टू टाइम अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे इंस्टीट्यूशन उनको पैसा देती रहे हेल्प करने के लिए, तो ये एक प्राइवेट जो क्रेडिटर्स है उनकी तरफ नहीं जाएंगे। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर डेवलपिंग कंट्रीज का थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा होगा तो इनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हमारा बचता है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसमें आप देखो हमने ना चैप्टर वाइज कर दिया। स्टैटिक में जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हो उससे रिलेटेड हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला करंट अफेयर्स का टॉपिक कर लिया और फॉरेक्स से रिलेटेड कर लिया और G20 जो कि करंट अफेयर्स का था वो कर लिया। अब नेक्स्ट जो है कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकिंग का जो आपके पास चैप्टर है। यहाँ से बैंकिंग का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, और फिर एक योजना आएगी, आई मीन वो आएगा स्कीम, प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव। और इसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आई होप वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मोटिवेट करो, लाइक एंड शेयर करो।
तभी हम जल्दी से जल्दी वीडियोस आपको पहुंचा पाएंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।